हेलो फ्रेंड्स, शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के एक चैप्टर लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, तो उसे आप लोगों को बेसिक से अध्ययन करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाइन और एंगल के बारे में पहले जानिए। लाइन एंड एंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रेखा तथा कोण। रेखा तथा कोण, आप चलिए हम जानते हैं कि रेखा कहते किसे हैं। तो बिंदुओं की संरचना को हम रेखा कहते हैं। बिंदुओं की संरचना को हम रेखा कहते हैं। बिंदुओं की संरचना को हम रेखा कहते हैं, जिसके दोनों ओर हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। दोनों ओर अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसे लाइन इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में रेखा बोला जाता है। अब चलिए दूसरी पॉइंट पे ध्यान देते हैं। दूसरा है किरण, जिसे हम इंग्लिश में रे बोलते हैं। तो एक बिंदु से निकलने वाली रेखा को हम किरण कहते हैं। तो देखिए ये एक बिंदु है और यहाँ से निकलने वाली रेखा को हम किरण कहते हैं। इसका एक अंत बिंदु होता है और इस एक छोर को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसे हम किरण कहते हैं। अब चलिए तीसरी पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है मेरा रेखाखंड। रेखाखंड इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। रेखाखंड लाइन सेगमेंट, तो हिंदी में हम इसे रेखाखंड बोलते हैं। तो दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। तो ये दो बिंदु है और इसे मिलाने वाली रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। तो चलिए अब ध्यान देते हैं दूसरे पॉइंट पे। मेरा दूसरा पॉइंट है समांतर रेखा। तो चलिए दो हॉरिजॉन्टल रेखा के बीच डिफरेंस समान होना चाहिए। दो हॉरिजॉन्टल रेखा के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और दूसरा ये हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x सेंटीमीटर है तो यहाँ भी x होना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। और ये दोनों छोर अनंत तक जा सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच कभी प्रतिच्छेद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसका नाम L हो गया तो इसका नाम हम M रख लेते हैं। तो L M समांतर है, तो इसे LM में समांतर करने के लिए L और M समांतर का चिन्ह ये होता है। LM समांतर लिख सकते हैं इसे। तो अब चलिए, ये तो समांतर हो गया, जान लिया। अब दूसरी बात वही है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो किस किस बिंदु पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे ये L और M समांतर रेखा है और ये तिर्यकछेदी कोई P और Q है। ये L और M समांतर रेखा है और एक तिर्यकछेदी रेखा P और Q है। तो इन दोनों के बारे में हम पहले जान लेते हैं, इसमें होता क्या क्या सब है। पहले हम जानते हैं सम्मुख कोण के बारे में। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण।
समूह कोण या शीर्षाभिमुख कोण, इसे हम इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो देखिए समूह कोण का अर्थ हुआ कि सामने का कोण समान होना चाहिए। जैसे ये नामकरण कर देते हैं, ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये कोण 5 है, ये कोण 6 है, ये कोण 7 और ये 8 है। तो अब हम देखते हैं कि सम्मुख कोण किसका कोण है। तो ये 1 हुआ और इसका सम्मुख कोण 3 हो गया। ठीक उसी तरह ये कोण 2 है और इसका सम्मुख कोण 4 हो गया। ठीक उसी तरह कोण 6 का सम्मुख कोण 8 हो गया और कोण 5 का सम्मुख कोण 7 हो गया। तो चलिए हम लिख सकते हैं इसको, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 2। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा और ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ठीक उसी तरह ये कोण 5 के बराबर 7 होगा और कोण 6 के बराबर कोण 8 होगा। तो कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 8। ये तो ये सम्मुख कोण हो गया। अब सम्मुख कोण आप लोग जान गए कि ये कोण अगर दिया होगा, एक कोण अगर यहाँ पे मान लीजिए इसका मान दे देगा, कोई मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया जाए, तो आप स्वतः जान जाएंगे कि इसका भी मान 30 डिग्री होगा और 30 डिग्री होगा। एक बात और पहले आप लोग जान लीजिए कि जब कोई रेखा एक सरल रेखा होता है तो उसके ऊपर 180 डिग्री होता है और उसके नीचे 80 डिग्री होता है, और इसे कोई प्रतिच्छेद करेगा तो इस कोण का मान और इस कोण का मान दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए एक सरल रेखा है, इसको एक प्रतिच्छेद कर रहा है, तो रेखा के ऊपर जो दो कोण बनता है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया तो इसका मान कितना होगा, 150 डिग्री। और जब सम्मुख कोण दोनों का सेम है तो इसका भी सम्मुख कोण के हिसाब से इसका मान अगर 150 डिग्री है तो इसका भी 150 डिग्री होगा, उसका भी होगा। ठीक उसी तरह आप चलिए दूसरी पॉइंट पे बात दें, इसका भी कोई मान एक मान दिया रहेगा, मान लीजिए 40 दिया रहेगा, तो इसका सम्मुख कोण के हिसाब से ये भी मान होगा 40 डिग्री। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और 180 में से हम अगर 40 घटा लेंगे तो 140 बचेगा। 40 डिग्री, हम डिग्री बोल गए हैं, तो 140, इसका भी मान 140 डिग्री होगा। तो चलिए अब दूसरी पॉइंट हम ध्यान देते हैं। देखिए फिर ये एक समांतर रेखा हम खींच लिए और इसको एक प्रतिच्छेदित करती है रेखा। ठीक उसी तरह फिर इसका भी हम नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, और इसका नाम भी दे देते हैं L और M। अब दूसरा बात ध्यान दीजिए, इसका संगत कोण बराबर होगा। करस्पोंडिंग एंगल सेम होगा। तो संगत देख लीजिए, यहाँ पे ये रेखा के ऊपर वाला कोण 2 है, ठीक उसी प्रकार रेखा के ऊपर वाला कोण 5 है, तो इसका कोण 2 का संगत कोण 5 होगा। ठीक उसी प्रकार कोण 1 का संगत कोण 6 होगा, और ये रेखा के नीचे वाला है तो कोण, और ये भी रेखा के नीचे वाला है, तो कोण 3 का संगत कोण 8 होगा। ठीक उसी प्रकार कोण 8 का संगत कोण 7 होगा। तो मान लीजिए अगर हम बता रहे हैं कि इसका मान अगर मान लीजिए 3 तो है, ये है, इसका मान हम 70 डिग्री दे दिए, तो संगत कोण ये रेखा के नीचे वाला है तो ये भी रेखा के नीचे वाला होना चाहिए।
तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। और हम तो जानते हैं कि सम्मुख कोण भी बराबर होता है तो ये भी 70 होगा। ठीक उसी प्रकार ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। और ये हम जानते हैं कि जब कोई रेखा को, स्ट्रेट लाइन को कोई रेखा काटती है तो उसके दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 70 डिग्री हो गया, ये नाम है कोण का, 270 मत समझिएगा, ये 70 डिग्री हो गया। तो ये इसका मान कितना होना चाहिए कि इन दोनों का योग 180 हो जाए, तो इसका मान आप बोलिएगा 110 डिग्री होना चाहिए। अब 110 डिग्री हो गया तो इसका भी मान 110 डिग्री हो गया। अब देखिए ये रेखा के ऊपर वाला है 70 डिग्री, तो यहाँ भी 170 डिग्री है। और ये रेखा के नीचे में है 110 डिग्री, तो इसका संगत कोण ये होगा 110 डिग्री। हम देखिए संगत कोण समझ गए कि रेखा के ऊपर में 110 डिग्री है तो यहाँ रेखा के ऊपर में 110 डिग्री होना चाहिए। यहाँ रेखा के नीचे है 70 डिग्री तो यहाँ भी 70 डिग्री होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ रेखा के ऊपर 70 डिग्री है तो यहाँ भी होना चाहिए। ठीक वही बात रेखा के नीचे 110 तो यहाँ भी 110 होना चाहिए। तो आप समझ के क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है। ये दो रेखा है, अब हम तीसरा बात पे ध्यान देते। क्या है मेरा तीसरा पॉइंट, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो एकांतर कोण चलिए नाम लिख देते हैं 2 1 3 5, कुछ भी लिख सकते हैं, 4 5 7 6 8 हो गया। अब एकांतर कोण, तो एकांतर कोण देखिए ये मान लीजिए 3 है तो एक का अंतर होना चाहिए, तो ये 3 है तो इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो कोण 3 के बराबर आप 5 लिखिए, क्यों, एकांतर कोण में यानी कि अल्टरनेट, तो ये कोण 3 हो गया तो आप इसे 7 को छोड़ दीजिए और 6 लिखिए। तो एकांतर कोण हो गया कोण 3 बराबर कोण 5, एकांतर कोण। ठीक उसी प्रकार आप 4 को लीजिएगा तो 5 को छोड़ दीजिए और इसका एकांतर कोण 7 होगा। तो कोण 4 बराबर कोण 7, ये एकांतर कोण हो गया। हम इसे एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण। ये अंदर वाले है तो इसे हम अंतः एकांतर कोण बोलते हैं, और ये बाहर वाला है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। यानी कि इसका भी एकांतर तो होगा। तो ये मान लीजिए ये 1 है तो एक का एकांतर होना चाहिए, तो एक है तो इसको 6 को छोड़ दीजिए और 8 को लिखिए, तो इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा और इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, और इसे इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। तो चलिए आप तो लोग तो यहाँ तक समझ गए कि इंटरनल एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। अब चलिए जब कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ये 4 हो गया और कोण 5, इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोण 4 और प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कोण 3 और कोण 7 का भी योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण 7 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए। फिर इसका भी वही रूल है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के बाह्य दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। एक ही ओर के दो बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कोण 2 हो गया और कोण ये 8 हो गया, तो दो कोण 2 और कोण 8 तो जोड़कर हमें 180 डिग्री पुराना है। जैसे कोण 2 प्लस कोण 8
कोण 8 बराबर 180 डिग्री। तो समझ गए, इतना कुछ जान गए। अब चलिए हम आप लोग को इस पर थोड़ा हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे आपको समझ लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, थीटा प्लस 60 डिग्री और इस यहाँ पे पी है। ये बोलेगा कि आप बोलेंगे कि आपको पी का मान ज्ञात कीजिए। थीटा प्लस 20 डिग्री। आप बोलेगा कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी ये पी नहीं होगा, बोलेगा कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप तो जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो उसके एक ही ओर के दो अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो आप क्या लिख करिएगा, थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस 20 डिग्री कीजिएगा है, और इसके बराबर 180 डिग्री करिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे थीटा और थीटा, दो थीटा हो गया तो 2 थीटा प्लस 60 और 20 80 हो गया बराबर 180 है। अब ये 80 उधर माइनस हो जाएगा तो 2 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर हो गया 100 और थीटा का मान हो गया 100/2 बराबर 50 डिग्री। तो आपसे पूछेगा थीटा का मान, तो आप इस तरह थीटा का मान निकाल लीजिएगा। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना हो गया 50 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे 50 रख दीजिए और 60 को जोड़िए, फिर यहाँ पे 50 और 20 70 दोनों को जोड़ के आपस में 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। वही है, देखिए इसमें है 30 प्लस ए और 40 प्लस 2a है, तो इसमें भी थीटा का मान वही निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जब दो रेखा को, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के दो बाह्य कोण का भी योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, बाह्य में होना चाहिए 40 प्लस 2a। एक ही ओर के दो बाह्य कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब चलिए उसको भी हम सोल्व कर लेंगे इसी तरह। 30 प्लस a प्लस 40 प्लस 2m बराबर 180 डिग्री। अब ये है a और ये 2a, तो 2 और 1 3a हो गया प्लस 30 और 40 70 हो गया। अब डायरेक्ट हम घटा देते हैं, तो 3a बराबर 180 में से 70 घटेगा तो 110 डिग्री हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा 110 10.3 110/3 डिग्री। आप इसे काटिएगा तो काट लीजिए, 3 तिया 9, 2 और 3 छक्का 18, 3 तिया 9, 2 बच गया, 3 छक्का 18 तो 2 बच गया, 2/3 इतना डिग्री होगा। यहाँ पे ए का मान हो जाएगा। अब चलिए दूसरी बात पे ध्यान देते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आने वाला है जो हम अगला बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए इसका नाम हम ए रख देते हैं और इसका नाम बी रख देते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके समद्विभाजक से बनने वाली आकृति, समद्विभाजक से बनने वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं।
ये दो समद्विभाजक सॉरी दो ये समांतर रेखा है और इसे समद्विभाजक करने वाली यानी प्रतिच्छेदक के समद्विभाजक से बने कोण को हम बने आकृति को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल